वेलकम फ्रेंड्स, वंस अगेन स्वागत है आप सबका बाराबंकी जीनियस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जैसा आपको पता है कि एसटी डिस्कशन में के शेड्यूल में हम लोग हैं, तो आज का जो एसटी का इंग्लिश का सेगमेंट है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। जल्दी से ऑनलाइन आ जाइए और देखिए पहला क्वेश्चन क्या है इसमें और किस तरीके से आप एसटी को सॉल्व करते हैं। और ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है क्योंकि आपको पता है कि जो 25 क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश के, उसमें कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो आपके वोकेबलरी पर बेस्ड होते हैं और कुछ क्वेश्चंस जो है वो ग्रामर के रूल्स पर हैं। एंड देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसको आप कहते हैं। तो पूरा जो 25 क्वेश्चंस का सेट है या सेगमेंट है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट आपका वोकैब पर बेस्ड होगा, दूसरा बेसिक रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, और थर्ड जो पार्ट है वो आपका रीडिंग एबिलिटी या रीडिंग हैबिट पर है, जिसको आप कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट में करते हैं। ठीक है, तो उसी पर बेस्ड है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने स्क्रीन पर लिखा है, सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ वर्ड ऑर्डर्स। यहाँ पर देखिए एक वर्ड लिखा है ऑर्डर्स, और सिनोनिम जैसा आपको पता है सिनोनिम का मतलब होता है सेम वर्ड या सिमिलर मीनिंग, जिसको इंग्लिश में हिंदी में पर्यायवाची कहते हैं आप। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें फर्वेंट। फर्वेंट मीन्स फुर्तीला। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत। एंथुजियास्टिक, जिसके अंदर उत्साह हो, जोश हो। और स्ट्रेनस का मतलब होता है मुश्किल या कठिन। तो हिंदी में अगर आप देखें तो ऑर्डर्स का मतलब होता है कठिन, या हिंदी में एक वर्ड और आप कहते हैं मुश्किल। जैसे आपने कहा कि दिस इज एन ऑर्डर्स टास्क, ये एक बहुत ही मुश्किल काम है। तो अब मुश्किल के लिए यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देखें तो डी ऑप्शन आप टिक करेंगे, क्योंकि इसका मीनिंग होता है स्ट्रेनस। स्ट्रेनस का मतलब जिसमें जिस काम को करने में कठिनाई हो, मुश्किल हो, तकलीफ हो, वो काम स्ट्रेनस होता है। तो फर्वेंट नहीं होगा, क्योंकि फर्वेंट मीन्स फुर्तीला, मजबूत, स्ट्रॉन्ग, और एंथुजियास्टिक मतलब जिसके अंदर उत्साह या जोश हो, जोशीला कह सकते हैं एक तरीके से। तो तीनों ऑप्शन गलत है, इसमें डी ऑप्शन टिक करिएगा सिनोनिम्स अगर टिक करना है तो। हाँ, सेकेंड 52 नंबर पे है, सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ क्यूसेंट। यहाँ पर देखिए एक वर्ड लिखा है क्यूसेंट। क्यूसेंट का हिंदी में मतलब होता है निष्क्रिय। देखिए हिंदी अगर आपकी क्लियर है तो फिर कहीं ना कहीं आपके आंसर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि व्हेन वी रीड एनी वर्ड वी मस्ट नो व्हाट इज द हिंदी ऑफ दिस वर्ड। अब यहाँ पर एंटोनिम करना है, यानी अपोजिट वर्ड आपको लिखना है क्विसेंट का, निष्क्रिय। अब देखिए इसका सिनोनिम है डोरमेंट, तो ये तो आंसर होगा नहीं क्योंकि हमें चाहिए एंटोनिम, तो ये आंसर गलत हो गया। अभी करेक्शन, जैसा आप सबको पता है करेक्शन का मतलब सुधार होता है, सुधार करना, वो भी नहीं होगा इसमें। बी और डी खत्म। अब बचा ए और सी। जैसा आप इनोसेंट को जानते हैं, इनोसेंट का मतलब मासूम होता है, या जिसको हम कहते हैं विच इज नॉट गिल्टी, जो अपराधी ना हो। सो हमने देखिए क्या किया, बी, सी और डी तीन ऑप्शन जो इसके गलत थे उसको सेलेक्ट कर लिया। अब अंतिम जो आंसर है मतलब ऑप्शन है वही आपका आंसर बन जाएगा, तो एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि निष्क्रिय मतलब इनएक्टिव और उसका अपोजिट अगर आपको लिखना है तो एक्टिव लिखना होगा। ठीक है, तो इस सेंटेंस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 52 का ए टिक करना है आपको। ठीक भाई, 51 का डी, 52 का ए। नाउ थर्ड 53 क्वेश्चन है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखिए ये भी बेस्ड है आपकी वोकैबुलरी पर, क्योंकि यहाँ पर आपको स्पेलिंग्स पूछ रहे हैं कि कौन सी सही है इसमें। देखिए चलिए मेरे साथ पढ़िए, COMME, देखो यहाँ डबल एम ये क्रॉस हो गया, ये नहीं होगा। फिर COME, यहाँ डबल एम नहीं होता है मेमोरी वाले में। COME, अब यहाँ पर सिंगल एम है, यहाँ पे सिंगल, दोनों सिंगल एम भी नहीं होते। अब एक ऑप्शन बचा हमारे पास COMME, ये सही है। क्यों सही है इसका समझिए। आपने एक वर्ड सुना होगा मेमोरी, MEMORY, ठीक, तो मेमोरी में डबल एम नहीं होता है ना, देखिए। बाकी इसमें देखिए उन्होंने डबल एम लिखा था गलत, इसमें डबल एम लिखा था गलत, ये दो ऑप्शन तो गलत हो गए, ए और सी। अब डी वाले में यहाँ पर सिंगल एम तो है लेकिन COMM नहीं किया यहाँ पर पहले वाले में, तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वही करेक्ट स्पेलिंग है, कोमेमोरेट। कोमेमोरेट का मतलब होता है किसी की मेमोरी, यानी याद में कोई फंक्शन या कोई आयोजन किया जाता है, उसे कहते हैं कोमेमोरेट। चलिए 1 2 3 क्वेश्चन हमने कर लिए, आगे बढ़ते हैं। इसमें करना है करेक्शन, यानी कि जिसको आप कॉमन एरर कहते हैं। 54 नंबर का सेंटेंस क्वेश्चन पढ़ते हैं और यहाँ पर हमें पता करना है कि किस सेंटेंस में कौन से पार्ट में मिस्टेक है। चलिए पढ़िए मेरे साथ। लिखा है, बिसाइड राइटिंग इज माई हॉबी, आई हैड आइडियाज फॉर अ कपल ऑफ शॉर्ट स्टोरीज दैट नीडेड फर्दर थॉट। और सी यहाँ तक है, नो एरर डी पार्ट में है।
अब देखो, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा एसएससी में, जो आपने सीरियसली अगर वर्कआउट किया है, तो जैसे ही आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो यही पता चल गया कि प्रॉब्लम बिसाइड में क्यों है। समझिए, एक शब्द होता है बिसाइड, ओके, एंड नेक्स्ट वर्ड इज बिसाइड्स। अब जैसे आपको पता है बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त या के अलावा, के अतिरिक्त या हिंदी में आप कहते हैं के अलावा, के अलावा। यानी जब आप एक काम करने के साथ साथ दूसरा काम भी करते हैं तो उसके लिए ये वर्ड बना है बिसाइड्स। और जब कोई व्यक्ति किसी के बगल में बैठा होता है तो उसके लिए बिसाइड वर्ड आता है। जैसे आपने कहा कि रवि सीमा के बगल में बैठा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, रवि इज सिटिंग बिसाइड सीमा, ठीक। लेकिन अगर आप कहते हैं कि वह नौकरी करने के अलावा बिजनेस भी करता है, या वह पढ़ाई करने के अतिरिक्त नौकरी भी करता है, तो अब यहां पर इसका मीनिंग होता है इन एडिशन टू। अगर आप थोड़ा सा और इसको पढ़ें तो इसका मीनिंग निकल के आता है इन एडिशन टू, यानी एक काम करने के अलावा के अतिरिक्त जब आप कोई दूसरा काम भी करते हैं तो उसके लिए ये वर्ड बना है बिसाइड्स। अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है, बिसाइड राइटिंग इज माई हॉबी। ये कह रहे हैं लिखना मेरी क्या है, हॉबी मतलब पेशा, वो जो आप खाली समय में करते हैं उसको हॉबी कहा जाता है। फिर आई हैड आइडियाज फॉर अ कपल ऑफ शॉर्ट स्टोरीज दैट नीडेड फर्दर थॉट। राइटिंग के साथ साथ इनको आइडियाज किस बात के आ रहे हैं, शॉर्ट स्टोरीज के, तो के अतिरिक्त होगा यहां पर बिसाइड्स, जिसकी स्पेलिंग होती है BESIDES, ठीक है भाई। चलिए, तो इस सेंटेंस में मिस्टेक थी किसमें, ए पार्ट में, तो 54 का ए आंसर टिक कर लीजिएगा। ना क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, आपके स्क्रीन पर लिखा है ही रिकमेंडेड माई केस विद द सुपरवाइजर। बड़ा आसान है, छोटा सा सेंटेंस है, लेकिन इसमें मिस्टेक आपको पता करनी है। देखिए, ही रिकमेंडेड, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ए पार्ट इज करेक्ट, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो माई केस इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो गया। तो ए और बी दो पार्ट में कोई मिस्टेक नहीं है। फिर पढ़िए मेरे साथ, ही रिकमेंडेड माई केस, किसको, विद द सुपरवाइजर। अब यहां पर देखिए प्रॉब्लम प्रपोजिशन की है। रिकमेंड के बाद RECOMMEND, रिकमेंड के साथ प्रपोजिशन आता है टू, और टू के बाद जिसको रेफर किया जाता है, रिकमेंड करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है। तो रिकमेंडेड टू, किसको रिकमेंड किया है, सुपरवाइजर को। तो यहां पर प्रॉब्लम किस बात में है, ABC पार्ट में गलती टिक करिएगा, विद की जगह क्या आना चाहिए, टू आना चाहिए। दिस इज द करेक्ट आंसर 55। नाउ नंबर 56 में देखिए, हर नॉलेज इन इंग्लिश गिव्स हर ग्रेट एडवांटेज ओवर मी। पढ़िए और बताइए क्या इसमें कहां पर मिस्टेक हो सकती है। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है हर नॉलेज इन इंग्लिश, अंग्रेजी में जानकारी नहीं होता है, अंग्रेजी की जानकारी। तो की, जैसा आप सबको पता है कि हिंदी में अगर का, की या के लिखा हो तो इसकी अंग्रेजी होती है ऑफ, करेक्ट है। तो हर नॉलेज इन की जगह यहां पर अगर लिखा होगा हर नॉलेज ऑफ इंग्लिश, तो ये सही हो जाएगा आपका कि हर नॉलेज ऑफ इंग्लिश गिव्स हर ग्रेट एडवांटेज ओवर मी, यानी उसका अंग्रेजी का जो ज्ञान है वो एक एडवांटेज का मतलब होता है एक अपर हैंड, यानी कि उसको एक अलग कदम दिखाना या एक अलग पोजीशन बताना। एडवांटेज किसके ऊपर, इनके ऊपर, यानी इनके मुकाबले उसको अंग्रेजी की ज्यादा अच्छी जानकारी है, ये कहने का मतलब है सेंटेंस में। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 57 to 59। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करने, और आप सबको पता है फिल इन द ब्लैंक्स में आपसे वोकैबुलरी, जैसे इसमें वोकैब है, इसमें भी वोकैब है, और इसमें प्रीपोजिशन पूछी गई है। इसी पर क्वेश्चन ज्यादा बेस्ड आते हैं, वोकैब से बेस्ड। तो फर्स्ट सेंटेंस पढ़ लिया, डू नॉट डैश योर ओन पर्सनल व्यूज अपॉन द रीडर। अब यहां पर दो बातें हैं, एक तो ये डू नॉट लिखा हुआ है, ये सेंटेंस आपका कौन सा है पता है आपको, ये सेंटेंस इंपेरेटिव का नेगेटिव है, यानी कोई काम करने के लिए मना किया जा रहा है, इसलिए सेंटेंस शुरू हो रहा है डू नॉट से। तो डू नॉट क्या ना करना चाहिए हमको, एक्सपोज
जाहिर करना, इंटरपोज, एक्सप्रेस और इम्पोज। आगे लिखा है योर पर्सनल व्यूज अपॉन द रीडर, मतलब आपको जो अपने व्यक्तिगत व्यूज हैं, कोई चीज का आपका जो नजरिया है, देखने का तरीका है, उसको आप अपने रीडर के ऊपर क्या ना करें, एक्सपोज और एक्सप्रेस नहीं होगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव सेंस में है ना। एक्सपोज का मतलब जाहिर करना होता है और एक्सप्रेस का मतलब किसी चीज को एक्सप्लेन करना होता है। यहां पर आपको मना किया जा रहा है इम्पोज करने के लिए, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो यानी इसमें कोई ऐसी बात होगी जो नेगेटिव अर्थ रखती होगी। तो इम्पोज का मतलब आपको पता है किसी के ऊपर थोप देना होता है। थोप देना एक तरीके से जबरदस्ती है, नहीं आपको ये चीज माननी या करनी होगी, लाद देना या थोप देना, तो नेगेटिव सेंस में है। तो यहाँ पर डू नॉट के साथ क्या आएगा, इम्पोज आएगा। तो 57 का डी आंसर टिक कर लिया। फिर 58 है दिस स्कूल इज नॉट डैश फ्रॉम द लास्ट वन। अब यहाँ पर दिस स्कूल इज नॉट, अब देखिए पहली चीज तो यहाँ समझिए, इसमें दो शब्द लिखे हैं। एक लिखा है डिफरेंट, DIFFERENT, और दूसरा वर्ड लिखा है डिफरेंस। पहले तो आप इनमें अंतर करना सीख जाइए, क्योंकि ये अंतर बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। डिफरेंट जो है वो एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है और डिफरेंस जो है वो नाउन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिसाइड, हमें ये तय करना है कि यहाँ पर हमें नाउन चाहिए या एडजेक्टिव। अब लिखा है दिस स्कूल इज नॉट, जाहिर सी बात है इसके बाद नाउन नहीं आएगा, एडजेक्टिव आएगा। तो ये देखिए सी ऑप्शन और डी ऑप्शन हमारे खत्म हो गए, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस लिखा हुआ है। अब बचा है मोर डिफरेंट और एनी डिफरेंट। अच्छा, यहाँ मोर और डिफरेंट लिखा है, तो अगर मोर डिफरेंट लिखा हुआ है इसका मतलब एक की तुलना दूसरे से की जाएगी, तो कंपैरिजन तो नहीं हो रहा है सेंटेंस में, तो क्या होगा फिर यहाँ पर आएगा दिस स्कूल इज नॉट एनी डिफरेंट, यानी ये स्कूल कतई अलग नहीं है फ्रॉम द लास्ट वन, पिछले वाले के मुकाबले। तो डिफरेंट यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है। और आपको पता है कि सेंटेंस अगर नेगेटिव होता है, तो सेंटेंस में एनी का यूज किया जाता है। सही है, चलिए। आई हैव डिसाइडेड, नंबर 59 पे लिखा है आई हैव डिसाइडेड डैश माई कोर्स ऑफ एक्शन। अब डिसाइड के साथ देखिए विद नहीं आता, आपको पता है, ऑफ भी नहीं आएगा। ये प्रीपोजिशन याद करनी होगी, डिसाइड के साथ ऑन या अपॉन आएगा। आई हैव डिसाइडेड अपॉन माई कोर्स ऑफ एक्शन, दिस यू हैव टू लर्न। क्योंकि प्रीपोजिशन देखिए मैंने पहले भी आपसे बताया कि प्रीपोजिशन हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं होता है। इसके कुछ फिक्स प्रपोजिशन है कि उस वर्ब या उस नाउन या उस एडजेक्टिव के साथ तय कर दिया गया कि वही आएगा, तो फिर आपको उसको तो इस तरीके से थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। तो डिसाइडेड के साथ ऑन या अपॉन दोनों में से कोई आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 60 है, जिसमें आपको बताना है कि इडियम एंड फ्रेज का मीनिंग। क्वेश्चन नंबर 60 में एक वर्ड फ्रेज है टू बरी द हैश। अब इसका मतलब बड़ा आसान है। बरी मतलब क्या होता है, दफन करना होता है। जब डेड बॉडी कोई डेथ हो जाती है तो उसको जमीन में जो दफन करने हो उसको बरी कहते हैं, ठीक। तो बरी द हैश इसका मतलब डिग द ग्राउंड नहीं होता है। टू मेक वॉर नहीं होगा, टू नेगोशिएट भी नहीं होगा, टू मेक पीस होगा, PEACE। यानी हिंदी में कहें तो कहते हैं कि मिट्टी डालो। मिट्टी डालो का मतलब जो पुरानी बातें उसको भूल जाओ और अब शांति कायम करो और आगे की बात करो। तो यानी कि बरी द हैश का मतलब टू मेक पीस, अभी तक जिस बात को लेकर के तनाव या दिक्कत थी उसको खत्म करना और शांति बनाए रखना, इसके लिए आता है बरी द हैश, ठीक। 61 में है सेलिंग लाइक हॉट केक्स। इसको हिंदी में कहते हैं जो चीज हाथों हाथ बिक जाती है मार्केट में, जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है, उसे कहते हैं सेलिंग द हॉट केक्स। देखिए कुछ ऐसा ऑप्शन है आपके पास। टू हैव अ गुड सीजन, सीजन से मतलब नहीं है यहाँ पर। फिर टू बिकम एज प्लान्ड, प्लान के मुताबिक हो ऐसा कुछ भी नहीं है। टू हैव अ वेरी लो स्लो सेल, स्लो नहीं है। मैंने अभी आपको क्या बताया, सेलिंग लाइक हॉट केक्स, यानी वो ऐसे बिकता है जैसे कि सबकी डिमांड को पूरा करना चाहता है, यानी सब उसको चाहते हो। तो इसका मतलब क्या होगा, टू हैव अ वेरी गुड सेल, टू हैव अ वेरी गुड सेल, यानी किसी भी चीज की इतनी ज्यादा डिमांड है मार्केट में कि वो हाथों हाथ बिक जाता है, उसके लिए आता है सेलिंग लाइक हॉट केक्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, लिखा है स्कॉट फ्री। स्कॉट फ्री मीन्स पता है क्या होता है, ये न्यूज़पेपर में अक्सर आता है कि द विक्टिम वेंट स्कॉट फ्री। स्कॉट फ्री का मतलब होता है बिना सजा पाए निकल जाना या बचकर निकल जाना, बिना सजा पाए। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, अनलिमिटेड नहीं है, फ्रीडम भी नहीं है, अनरिपेंटेंट। ये देखिए आपको मिला बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में क्या लिखा है, अनपनिश्ड।
यानी वो व्यक्ति अपराधी था, लेकिन चूंकि सबूत या एविडेंस इतने नहीं थे कि उसको गिल्टी प्रूफ किया जाए, तो क्या होगा, वो बिना सजा पाए बच के निकल जाता है। तो ऐसे केसेस में कहा जाता है द क्रिमिनल गॉट स्कॉट फ्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 62 to 65। इसमें क्या करना है आपको, सब्स्टिट्यूट, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, प्ले करता है। और आपको बता दें प्री से लेके मेंस तक जो आप जाएंगे एसएससी में, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एडियम्स एंड फ्रेज, एंटोनिम, सिनोनिम, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि जो वोकैबुलरी का सेगमेंट है ये एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा आपकी अपनी जो कैटेगरी है उसमें अपने आप को अपर हैंड पर रखने का। तो याद रखिएगा वोकैब जो आप यहाँ तैयार करेंगे एसएससी प्री में, इट विल रियली हेल्प यू टू बाउंस बैक इन योर मेंस एग्जामिनेशन। दैट इज, चलिए, अ थिंग नो लॉन्गर इन यूज, क्या मतलब हुआ इसका, कोई भी वस्तु ऐसी हो जिसका इस्तेमाल लंबे समय से ना किया जा रहा हो, यानी अब वो चलन में नहीं है, जिसको हिंदी में कहते हैं अप्रचलित। तो इल्यूशन, भ्रम नहीं होगा, इलीगल, अनैतिक, ये भी नहीं होगा, हिस्टोरिक, ऐतिहासिक नहीं होगा। अब क्या बचा, ऑब्सोलीट। तो इसका ऑप्शन टिक कर लिया, ऑब्सोलीट, अप्रचलित। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले 500, 1000 के नोट प्रचलन में थे, वो खत्म हो गए। अभी 2000 का नोट को लेकर के एक डेडलाइन आई है 31 दिसंबर के बाद, उसके बाद आरबीआई तय करेगा कि वो चलेंगे या नहीं। तो अभी क्या है, जो चीज़ें पहले थी अब नहीं है चलन में, उसको कहते हैं ऑब्सोलीट। इसका एग्जाम्पल और देते हैं। आपने देखा होगा पिछले कई सालों से इंग्लिश लैंग्वेज में या ग्रामर में लोग आई विल खूब बोलने लगे, जबकि बेसिक आप पढ़ते हैं तो आई और वी के साथ शैल आता है, लेकिन शैल का यूज लगभग ऑब्सोलीट हो रहा है और आने वाले समय में ये एक्सटिंक्ट हो जाएगा। इसको हिंदी में कहते हैं विलुप्त हो जाएगा। तो ऑब्सोलीट के बाद जो स्टेज आएगी वो एक्सटिंक्ट होती है, विलुप्त हो गया। चलो भाई 64 देखो, लिखा है प्लेस वेयर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन आर मेड। अब यहां देखिए एक शब्द आया एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस, मतलब क्या हुआ, जो खगोल विज्ञान होता है जिसमें आप ग्रह नक्षत्र और तारों का अध्ययन करते हैं, वहां पर जो घटनाएं हो रही है उसको जो ऑब्जर्वेशन किया जाता है उसको क्या कहते हैं, उस जगह को क्या कहते हैं। लेबोरेटरी तो नहीं कहेंगे, क्यों, क्योंकि लेबोरेटरी में तो आप केमिकल रिएक्शन या बहुत सारी चीज़ों का परीक्षण करते हैं, वो यहाँ पर नहीं है। आप क्या बचा, एस्ट्रो लाइब्रेरी। अब देखिए यहाँ पर लाइब्रेरी आ गया, तो यहाँ लाइब्रेरी का मतलब बुक्स होंगी या मैगजीन्स होंगी, तो ये दो वर्ड ए और सी तो नहीं होगा। अब देखिए एक लिखा है एस्ट्रोफेरी, गलत हो गया, ऑब्जर्वेटरी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जर्वेशन से जुड़ा हुआ है ना, यानी खगोल विज्ञान में जो घटनाएं हो रही हैं उसका परीक्षण या उसके बारे में जो एनालिसिस की जाती है, वो जो प्लेस होता है उसको ऑब्जर्वेटरी कहते हैं। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 65 में लिखा है किलिंग वन सिस्टर, यानी एक व्यक्ति जब अपनी बहन को मार देता है तो इस घटना को क्या कहते हैं। देखिए रेजिसाइड, ये राजा की हत्या है, नहीं होगा। मैट्रिसाइड, ये माँ की हत्या है, नहीं होगा। फ्रैट्रिसाइड, ये फ्रैट्री का मतलब भाई, ब्रदर, ये भी नहीं होगा। बचा कौन सा, सोरोरिसाइड। तो ये ऑप्शन टिक कर लिए। 65 का आंसर होगा डी, बहन की हत्या को कहते हैं सोरोरिसाइड। देखिए इसमें कुछ याद करने की चीज़ें हैं जो एक बार आप याद कर लेंगे तो हमेशा आपके काम ही आएगा। ठीक है भाई, और इस पर क्वेश्चंस आते हैं। ये जैसे आपने सुना होगा अपने आप को खत्म कर देना, उसे सुसाइड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 आपको करना है, जिसमें इंप्रूवमेंट है। इंप्रूवमेंट का मतलब यहाँ पर एक सेंटेंस में अंडरलाइन किया हुआ है और इसकी जगह जो करेक्ट वर्ड है या आपको लगता है कि ये बेहतर है तो वो इंप्रूव करिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कीप थ्रोइंग द बक्स टू अदर्स। अब यहाँ थ्रोइंग शब्द है, इसको अंडरलाइन किया है और आपसे ऑप्शन पूछ रहे हैं कौन से, गिविंग द बक नहीं होता है। देखिए आपको बताएं, इसमें आपको याद करना पड़ेगा। एक होता है कि पास द बक्स, पासिंग यहाँ लिखा है, वैसे पास होता है, पासिंग द बक्स, BUCKS, ये एक मुहावरा है। अब इसको जिसको नहीं आता है वो कर ले जाएगा, अदरवाइज आप सीखिए इसको। पासिंग द बक्स का मतलब होता है, पास मतलब इधर से उधर ट्रांसफर करना है। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल यानी गवर्नमेंट के जो अधिकारी होते हैं वो अपनी जिम्मेदारी एक की है वो दूसरे पर क्या कर देता है, हस्तांतरित कर देता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कीप पासिंग द बक्स टू अदर, यानी अपनी जिम्मेदारी को दूसरों पर टाल देना या दूसरों पर ट्रांसफर कर देना, एक तरीके से पास कर देना। तो इसमें गिविंग नहीं होगा, डोनेटिंग तो वैसे भी नहीं होगा, डोनेट तो चैरिटी के लिए आता है। नो इम्प्रूवमेंट नहीं, इसमें ऑप्शन है बी और
जिसको आप पास द बक लिखिए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 67 लिखा है शी एंग्रीली ब्रोक अप द लेटर। अब देखिए ब्रेकअप लिखा हुआ है, फर्स्ट फॉर्म होती है वैसे ब्रेकअप, आप भी जानते हैं। ब्रेकअप, ब्रेकअप का मतलब होता है एंड ऑफ अ रिलेशनशिप। क्या? एंड ऑफ अ रिलेशनशिप। जब कोई रिश्ता खत्म होता है, कोई संबंध खत्म होता है या टूटता है या तोड़ा जाता है तो उसके लिए वर्ड को यूज होता है ब्रेकअप। सेकेंड फॉर्म होती है ब्रोकअप। तो यहाँ पर किसको क्या है, देखिए लेटर लिखा है बेटा, तो लेटर को क्या किया जाएगा, ब्रेक इन नहीं होगा, टीयर्ड अप भी नहीं होता क्योंकि टीयर्ड कोई स्पेलिंग ही नहीं है। अब आपको एक चीज यहाँ सिखाते हैं, देखिए एक शब्द होता है TEAR, टीयर, फिर होता है टोर, फिर होता है टॉर्न। अब ये क्या है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और टॉर्न जो होता है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे आपने एक शब्द पढ़ा होगा वियर, वियर मीन्स पहनना, वोर मीन्स पहना हुआ, सेकंड फॉर्म पहना, और वियर, वोर और वॉर्न। वैसे ही टीयर, टोर और टॉर्न, कोई कागज कोई कपड़ा, उसको अगर आप दो हिस्सों में फाड़ते हैं तो उसके लिए टीयर वर्ड यूज करते हैं। तो यहां पर उसने क्या किया है, आगे सेंटेंस भाई जी, शी एंग्रीली, गुस्से में उसने पत्र को फाड़ दिया, तो इसकी सेकंड फॉर्म होगी टोर, टीयर्ड कोई इंग्लिश नहीं होती है। तो 67 का ए आंसर टिक कर लिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन शुड एक्सक्यूज, नहीं सॉरी 68 है, दे टोल्ड मी दैट दे हैड बिल्ड अ न्यू हाउस। बड़ा आसान है, आपने एक रूल पढ़ा होगा कि अगर किसी सेंटेंस में आ जाए हैज, हैव या हैड, तो हैज, हैव, हैड अगर ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपने यूज किया है तो आगे सेंटेंस में आपको क्या चाहिए होगा, V3, यानी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। और बिल्ड जो है वो सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म नहीं है, तो क्या होना चाहिए, ये पहला ऑप्शन देखिए मिल गया, हैव बिल्ट, नहीं हैड बिल्ट, सॉरी ये तो पास्ट में है ना, हैड, तो हैड बिल्ट ये वाला, सी ऑप्शन टिक करिएगा इसमें। हैव बिल्ट फिर गलत हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट गलत है, तो 68 का सी आंसर टिक करिए। फिर लिखा है 69, वन शुड एक्सरसाइज देयर राइट टू वोट। इसमें क्या करेंगे, इसको समझने के लिए आप एक चीज देखिए, मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको वैसे आता है लेकिन फिर भी देखते हैं। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, ONE1, समझ लीजिए। अगर ONE1 को सब्जेक्ट के रूप में यूज किया है, ठीक, तो इसका रिफ्लेक्सिव बनता है वन सेल्फ, यह रिफ्लेक्सिव है, इसको आप याद कर लीजिए। रिफ्लेक्सिव अगर होगा तो वन सेल्फ लिखिएगा। और ONE1 का अगर पॉजिटिव केस बनाना चाहते हैं आप, पॉजिटिव, ओके, सो पॉजिटिव केस अगर आप यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए इंग्लिश में लिखा जाता है ONE और अपॉस्ट्रोफी एस, ठीक। तो जिसमें ONE अपॉस्ट्रोफी एस होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, किसमें, देखिए सी पार्ट में, क्योंकि हिज और आर नहीं होगा। पहली बात, हिज क्यों नहीं, समझ लीजिए, हिज का मतलब हो गया कि वो जो सब्जेक्ट है वो आपका जेंडर वाइज देखें तो कैसा होगा, मैस्कुलिन जेंडर, क्योंकि ही का हिज बनता है पॉजिटिव केस, और वो तब होता है जब आपका प्रोनाउन कौन हो, मैस्कुलिन हो। लेकिन ONE1 जो सब्जेक्ट है ये पता है कौन सा प्रोनाउन है, ये इनडेफिनिट प्रोनाउन होता है, यानी कि अनिश्चित। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि वो मेल है या फीमेल है, तो उस केस में हिज नहीं आएगा इसमें, ठीक है। और ये प्लूरल देयर तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि ये एक को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। तो आपके पास आंसर सी वाला होगा, नो इम्प्रूवमेंट भी गलत है इसमें, देयर हटेगा, उसके क्या आएगा, वंस आएगा, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर 70, क्या लिखा है इसमें, लिखा है शी स्नैक बैक विद अ मोर्न ऑफ पेन। अब देखिए इसमें बहुत ही माइनर मिस्टेक है। माइनर का मतलब अगर आपको मीनिंग पता है तो ही ये आंसर हो पाएगा आपसे। देखिए इसमें एक शब्द लिखा है MOURN, ठीक। मौन का मतलब होता है हिंदी में विलाप करना। विलाप करना मतलब रोना धोना, जैसे किसी की मौत हो जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए या कोई दुर्घटना हो जाए तो उस पर जो लोग रोते हैं, यानी कि रोना धोना मचाते हैं, विलाप करते हैं, तो वहां पर तो मौन सही है। लेकिन यहाँ पर देखिए लिखा है शी स्नैक बैक विद अ मौन ऑफ पेन। पेन का मतलब जो उसको दर्द हो रहा था उसकी वजह से वो क्या हो रहा था। इसमें एक शब्द देखिए लिखा हुआ है मौन, MOAN। मौन की हिंदी होती है कराहना। जैसे आप देखिए किसी का एक्सीडेंट हो जाए या किसी का पैर की हड्डी टूट जाए या कुछ हो जाए, तो उस वक्त जो पेन होता है जिसकी वजह से वो दर्द से छटपटाता है या कराता है,
वो जो अंग्रेजी है वो है मौन, मौन नहीं है, मौन होता करेक्ट ऑप्शन। और मौन तो वैसे भी कोई वर्ड नहीं होता, ये स्पेलिंग दोनों गलत है, तो इसमें मौन की जगह मौन MOAN करना है आपको, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा ये आ गया आपका क्या, अब यहां से शुरू होता है आपकी रीडिंग हैबिट, मतलब आपने जो पैसेज दिया गया उसको रीड करना है, उसके बाद क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, ठीक। चलिए एक बार मेरे साथ पैसेज पढ़ दिए, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। लिखा है आचार्य जगदीश चंद्र बोस, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ मॉडर्न साइंटिस्ट, ग्रेजुएटेड फ्रॉम सेंट जेवियर कॉलेज कोलकाता। He then obtained tripos of Cambridge University and joined the Presidency College, Kolkata, as professor of physics. He was a pioneer in the discovery of the wireless and radio and the microwave. He made a remarkable contribution to the science of botany by proving, with the help of an instrument of his own invention, that not only do trees and plants have life, but feel pleasure and pain as we do. He was perhaps the first scientist to suggest the possibility of gathering and utilizing energy from solar rays. Last but not the least was the Bose Institute, which he founded in 1917. It has now become a world-famous research laboratory doing immense service to various branches of science. देखो रीडिंग करने के बाद मुझे पता चल गया कि इस पैसेज में आज जगदीश चंद्र बोस, जिसको शॉर्ट में आप जेसी बोस कहते हैं, जो कि बहुत ही रेनाउंड साइंटिस्ट हुए हैं इंडिया के, उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में इस पैसेज में बताया गया, ठीक। अब देखिए आंसर करना है, कैसे करेंगे आप। पहला क्वेश्चन पढ़िए। आचार्य जगदीश चंद्र बोस, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ मॉडर्न साइंटिस्ट, ग्रेजुएटेड फ्रॉम विच कॉलेज। बड़ा आसान जवाब है, उन्होंने ग्रेजुएशन कहाँ से किया था, साफ साफ देखिए लिखा हुआ है, कहाँ, फ्रॉम सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता। बड़ा रिनाउंड कॉलेज है, आज भी इसकी प्रतिष्ठा वैसे ही मेंटेन है, सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता। ये आंसर बड़े आसानी से आपने टिक कर लिया, फर्स्ट लाइन में इसका आंसर मिल गया आपको। सेकंड देखिए, व्हाट इज मीन्ड बाय ह्यूमन सर्विस। हाँ देखिए इसमें लास्ट पैसेज में ये देखिए लिखा है, इट हैज नाउ बिकम अ वर्ल्ड फेमस रिसर्च लेबोरेटरी डूइंग ह्यूमन सर्विस। ह्यूमन सर्विस का मतलब होता है एक बहुत ही बेहतरीन काम, समाज के लिए जो आप सबसे बेहतरीन काम करते हैं। सर्विस का मतलब सेवा होती है, और ह्यूमंस का मतलब सबसे बेहतरीन काम। तो क्या किया था उन्होंने, वो जो एक लैब स्थापित की थी, किसमें, ही फाउंडेड इन 1917, 1917 में उन्होंने सोची एक लैब बनाई थी, जो कि आज क्या बन चुकी है, इट हैज नाउ बिकम अ वर्ल्ड फेमस रिसर्च लैब। यानी 17 में जो चीज उन्होंने स्थापित की थी, आज की डेट में वो दुनिया की सबसे बेहतरीन क्या रिसर्च लैब बन चुकी है। तो ये काम क्या किया उन्होंने, मिनिमल तो ना के बराबर होता है, डिस्क्रीट का मतलब जिसकी बुराई को, डिस्क्रीट का मतलब जिसका अपमान किया सके, और स्पोरेडिक का मतलब होता है रुक रुक कर, और इनवैल्यूएबल का मतलब होता है अमूल्य। तो ह्यूमन सर्विस कैसी थी उनकी, अमूल्य थी, जिसका कोई मूल्य ना चुका सके। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो अमूल्य वाला है, जो ह्यूमन सर्विस क्या होती है, बी ऑप्शन। तो 72 का बी ऑप्शन टिक करना है आपको, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 73 पढ़िए। लिखा है आचार्य जगदीश चंद्र बोस वॉज अ पाइनियर इन द डिस्कवरी ऑफ द वायरलेस रेडियो एंड द। ये भी आप पढ़ेंगे तो थर्ड या फोर्थ लाइन में देखिए आपको उसका आंसर मिलेगा, ये देखिए लिखा हुआ है, ही वॉज अ पाइनियर इन द डिस्कवरी ऑफ द वायरलेस रेडियो एंड द माइक्रोवेव। ये देखिए बड़ा आसान है, टोस्टर नहीं है इसमें, ओवन नहीं है, रेडियो भी नहीं है, क्या आंसर हो जाएगा, माइक्रोवेव। ये पढ़ करके आप आंसर दे सकते हैं, इसमें कुछ समझना नहीं है आपको, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 है, जगदीश चंद्र बोस made remarkable contribution to the science of botany by proving, with the help of an instrument of his own invention, that trees and plants have not only life but। अब इसको पढ़ने के लिए आपको एक बार फिर से मैं पैसेज पे ले जा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इन्होंने अपना इन्वेंशन किया था, एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था, और उससे उन्होंने ये प्रूव किया था, ट्रीज एंड प्लांट्स हैव लाइफ, क्या कि वो जो पेड़ पौधे होते हैं इनमें भी जीवन होता है। एक बात तो ये प्रूफ की थी, और दूसरी बात की थी, बट फील प्लेजर एंड पेन एज वी डू। प्लेजर का मतलब खुशी और पेन मतलब दुख। जिस तरीके से मानव को सुख और दुख का एहसास होता है, वैसे ही पेड़ पौधों को भी सुख और दुख का एहसास होता है। ऐसा देखिए किस आंसर में है, ऑप्शन में है, फील जॉयस एंड एक्साइटेड, फील हैप्पी एंड सैड, फील एक्साइटमेंट एंड पेन, या फील प्लेजर एंड पेन।
जैसे साफ साफ आपको लिखा है क्या, प्लेजर एंड पेन, तो उसमें टिक कर लीजिएगा डी ऑप्शन भाई, ठीक। तो देखिए होता है पैसेज रीडिंग जब आप करते हैं और आपको आंसर्स साइमल्टेनियसली यानी एक के बाद एक मिलते जाते हैं तो वो आसान हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि पैसेज में जो आंसर होते हैं वो थोड़ा सा छिपे हुए होते हैं, उसको आप पढ़ करके आपको निकालना पड़ता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट कोशिश करेंगे, नेक्स्ट जो एसटी आएगी इसमें और बेहतर परफॉर्म करेंगे। और अपना जो आपने परफॉर्मेंस दिया है इसको इससे चेक करिएगा, जहाँ पर गलती हुई है उसको करेक्ट करिएगा और एवरी टाइम मस्ट इम्प्रूव योरसेल्फ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।